हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम स्टडी करेंगे हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रेसेस को। तो ये जो टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमारे पास कोबाल्ट का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कैटलिस्ट हम यूज करते हैं इसमें। तो देखो, इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। सबसे पहले हमें देखना है कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रेसेस होता क्या है। व्हाट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सो प्रोसेस, हमें ये सबसे पहले देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इस प्रोसेस में हम कौन सा कैटेलिस्ट यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि इस कैटेलिस्ट की कैटेलिटिक साइकिल क्या है। कैटेलिटिक साइकिल का मतलब होता है, देखो हमारे पास सपोज कोई कैटेलिस्ट है, हमने उसमें रिएक्टेंट डाला, वो किस तरह से जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, तो इस साइकिल को हम कैटेलिटिक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमें इस कैटेलिस्ट के ड्रॉबैक्स देखने हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस कैटेलिस्ट के साथ। उसके बाद हमने इस कैटेलिस्ट को मॉडिफाई करना है, मींस हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैटेलिस्ट देखनी है। राइट, तो ये सारा काम हमने आज की इस वीडियो में देख कवर करना है। सबसे पहले हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रोसेस, तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, जहां भी हाइड्रोफॉर्माइलेशन आए, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ H2NCO। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के एडिशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। बट किस में एडिशन? एल्कीन्स में एडिशन। राइट, तो एल्कीन में H2 और CO के एडिशन को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। और प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास? प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड। राइट, अब ये जो एल्डिहाइड बनता है, ये हमारे पास मिक्सचर होता है लीनियर और ब्रांच्ड एल्डिहाइड का। लीनियर और ब्रांच्ड एल्डिहाइड का। लीनियर एल्डिहाइड को हम एन एल्डिहाइड भी कहते हैं, ब्रांच्ड को हम आइसो एल्डिहाइड भी कहते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर होता है। तो हमारे पास अगर मैं इसे रिएक्शन के फॉर्म में लिखूं, तो एल्कीन पे जब हम ऐड करेंगे H2 और CO को इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा? कोबाल्ट बेस्ड कैटलिस्ट होता है। हम इसे आगे देखेंगे एग्जैक्ट कौन सा कैटलिस्ट होता है। कंडीशंस हमें देनी पड़ती है 90 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 to 400 बार प्रेशर। इसमें हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, तो एल्कीन के पास सपोज n कार्बन एटम्स हैं, तो जो एल्डिहाइड बनेगा उसके पास n+1 कार्बन एटम्स होंगे, बिकॉज एक कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से ऐड हो रहा है। राइट, नेक्स्ट अभी जो एल्डिहाइड है वो हमारे पास मिक्सचर होता है लीनियर और ब्रांच्ड का। मींस एन एल्डिहाइड और आइसो एल्डिहाइड दोनों बनते हैं। बट इसमें से जो लीनियर एल्डिहाइड होता है वो ज्यादा प्रेफरेबल होता है। मींस हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेशियो में लीनियर एल्डिहाइड बने और ब्रांच्ड जो है वो कम से कम अमाउंट में मिले। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। मींस एडिशन ऑफ H2NCO to alkene in presence of catalyst to give aldehydes. दिस इज नोन एज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। अब इसे हम रिएक्शन की हेल्प से देखते हैं। सपोज मेरे पास कोई एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हमने ऐड किया H2 और CO, मींस इसके हमने हाइड्रोफॉर्माइलेशन कराई। हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सो एक ही बात होती है। तो इसमें हमने कैटलिस्ट यूज किया। हम आगे देखेंगे एग्जैक्ट कौन सा कैटलिस्ट। कंडीशन सेम, 90 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज में हमने टेम्परेचर देना है और 100 to 400 बार प्रेशर देना है। तो अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास एक आता है हाइड्रोजन, एक आता है CHO। ये जो हाइड्रोजन है, अगर वो इस कार्बन पे ऐड हो जाए और CHO इस कार्बन पे हो जाए, तो हमारे पास जो एल्डिहाइड मिलेगा वो हमें मिलेगा RCH2CH2CHO। मींस यहाँ से हमें मिलता है लीनियर एल्डिहाइड। अगर इसको ध्यान से देखोगे, इससे एक कार्बन एक्स्ट्रा है, बिकॉज हमने क्या ऐड किया है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड किया है। लेकिन अगर यही H2 और CO से हमारे पास H और CHO आते हैं, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो और CHO इस कार्बन पे ऐड हो, तो हमें ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलते हैं, जैसे कि RCH CHO CH3। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन होती है ब्रांच्ड एल्डिहाइड की। राइट, तो हमारे पास लीनियर और ब्रांच तो दोनों का मिक्सचर बनता है, बट हम चाहते हैं कि लीनियर का जो रेशो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो। सो ये होता है हमारे पास हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रोसेस। मींस H2 और CO जो है वो इस तरह से ऐड होते हैं H और CHO के फॉर्म में, कि अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे हो तो हमारे पास लीनियर बनता है, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करे या ऐड हो तो हमारे पास ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलता है। राइट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, तो देखो जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में, वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज क्यों होती हैं? बिकॉज कैटेलिटिक साइकिल में फिर वो 16 to 18, 18 to 16, 16 to 18 ये सारा रिवॉल्व कर करके हमें कैटेलिस्ट को रीजनरेट कर देती है। राइट, तो जो कैटेलिस्ट होता है वो हमारे पास होता है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ताकि उसमें एडिशन हो सके। क्योंकि हम कैटेलिस्ट किस में यूज करेंगे? हाइड्रोफॉर्माइलेशन। मींस हमने एडिशन करनी है, एडिशन के लिए कैटेलिस्ट के पास स्पेस भी होनी चाहिए। राइट, दैट्स वाई हम 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यूज करते हैं। और स्पेसिफिकली हाइड्रोफॉर्माइलेशन
और ऑक्सोप्रोसेस में हम जो कैटेलिस्ट यूज करते हैं उसका जो प्रीकर्सर होता है, मींस प्रीकर्सर ऑफ कैटेलिस्ट मींस स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ कैटेलिस्ट, वो हम यूज करते हैं CO2CO8, दिस इज कोबाल्ट, CO2CO8 दिस इज कार्बोनिल लिगेंड, और यह है कोबाल्ट। ये होता है हमारे पास प्रीकर्सर ऑफ कैटेलिस्ट, मीन स्टार्टिंग मटेरियल ये है, ये कैटेलिस्ट नहीं है, ये स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ कैटेलिस्ट है। ये जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है। अब कैटेलिस्ट बनाने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये जो CO2CO8 कंपाउंड है ये पूरा का पूरा बीच से ब्रेक हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन एक पार्ट के पास जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे पार्ट के पास जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, HCOCO4। इसके 2 मोल्स मिलेंगे हमें, तो क्योंकि हमने इसको बीच में से क्लीव किया है, एक हाइड्रोजन एक पार्ट के पास, एक हाइड्रोजन दूसरे पार्ट के पास। ये भी हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, मींस हमें कैटेलिस्ट नहीं मिला, हमें मिला है प्री कैटेलिस्ट। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल मेथड हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन होता है 1, कोबाल्ट के पास टोटल 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 कार्बोनिल्स हैं, हर एक का कंट्रीब्यूशन 2 है, तो ऐड करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो इस वजह से कैटेलिस्ट नहीं है, ये है हमारे पास प्री कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट बनाने के लिए हम इसमें से एक CO को रिमूव कर देते हैं, मीन जब हम एक लिगेंड को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा HCOCO3। इसे हम बोलते हैं ट्रू कैटेलिस्ट फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रोसेस। ट्रू कैटेलिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन 1, कोबाल्ट का कंट्रीब्यूशन 9, 3 कार्बोनिल्स है, मीन 6 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास बनते हैं 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, और 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ही हमारे पास कैटेलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो हमारे पास ट्रू कैटेलिस्ट क्या हुआ, हमारे पास ट्रू कैटेलिस्ट हुआ HCOCO थ्राइस। दिस इज द ट्रू कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सोप्रोसेस। तो इसके लिए हमने प्रीकर्सर क्या यूज किया, हमने प्रीकर्सर यूज किया CO2CO8। अब हमने उसमें हाइड्रोजन को ऐड कराया तो हमारे पास मिला प्री कैटलिस्ट। प्री कैटलिस्ट से कैटलिस्ट लेने के लिए हमने एक CO को रिमूव कर दिया ताकि हमें 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि ट्रू कैटलिस्ट मिल सके, राइट। तो समरी इज कि हम जो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास होता है HCOCO3। अगर एग्जाम में हमसे पूछे प्रीकर्सर ऑफ कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं CO2CO8। अगर हमसे पूछा जाए प्री कैटलिस्ट कौन सा होता है इस प्रोसेस में, तो प्री कैटलिस्ट इज HCOCO4। तो ये सारा हम देख चुके हैं कौन सा कैटलिस्ट है, कौन सा प्री कैटलिस्ट है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कैटालिटिक साइकिल। कैटालिटिक साइकिल, तो कैटालिटिक साइकिल में हमें देखो, अगर मैं समराइज करूं, कैटालिटिक साइकिल में हमें क्या देखना है, हमने कैटलिस्ट लेना है, दैट इज ट्रू कैटलिस्ट हमने लेना है ये वाला, इसमें हमने एल्कीन ऐड करनी है, उसके बाद हमने उसको साइकिल के फॉर्म में चलाना है, और तब तक जब तक हमें कैटलिस्ट और प्रोडक्ट्स ना मिल जाए। प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास इसमें एल्डिहाइड। तो अब हम इसकी कैटालिटिक साइकिल को देखते हैं। तो इसकी कैटालिटिक साइकिल में हमारे पास कैटलिस्ट है HCOCO थ्राइस, ये हमारे पास कैटलिस्ट है। हमने इसमें एल्कीन ऐड की, दैट इज RCH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कीन क्या करेगी, एल्कीन जाके इस कैटलिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। किस तरह से करेगी, देखो पाई बॉन्ड की हेल्प से करेगी। यह है कोबाल्ट, ये है H, और यहाँ पे हमारे पास लगा है CO3, और यहाँ से ये कोऑर्डिनेट करेगी किसके साथ, इस तरह से कोबाल्ट के साथ, और यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप, राइट। अब क्या होगा, दिस इज एल्कीन कोऑर्डिनेशन। तो पहला स्टेप है एल्कीन कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हमारे पास है कैटलिस्ट, स्टार्टिंग मटेरियल है हमारे पास एल्कीन, हमने एल्कीन को ऐड कर दिया तो वो कोऑर्डिनेट हो गई। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, कोऑर्डिनेशन के बाद हमें मिला 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, अब होगा हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन। नेक्स्ट स्टेप इज माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन का क्या मतलब है कि जो हाइड्रोजन है जो कोबाल्ट के साथ लगा हुआ है वो माइग्रेट करके जाएगा, किसके पास, माइग्रेट करके इस कार्बन के पास भी जा सकता है, माइग्रेट करके इस कार्बन के पास भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास लीनियर प्रोडक्ट मिल रहा है या ब्रांच्ड प्रोडक्ट मिल रहा है। इस केस में हम बात करेंगे लीनियर प्रोडक्ट की। देखो अगर हाइड्रोजन हमारे पास जा रहा है इस कार्बन पे, जिसे मैं सपोज येलो से शो कर रही हूँ, हाइड्रोजन अगर इस कार्बन पे जा रहा है तो कोबाल्ट जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा। तो ये इस तरह से देखो हमारे पास बनेगा कोबाल्ट, इसके साथ 3 कार्बोनिल ग्रुप्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं। अब जो इंसर्शन के बाद क्या होगा, यहाँ से हमारे पास मिलेगा कोबाल्ट कार्बन से जुड़ गया CH2 और यहाँ पे आ गया R।
और कोबाल्ट के पास एक जहां हाइड्रोजन था वो साइट वेकेंट हो गई है, राइट। अब ये फिर से बन गया है 16 इलेक्ट्रॉन स्पेशेस। यहां से हमने क्या चीज जनरेट करनी है, हमें लीनियर एल्डिहाइड चाहिए, बिकॉज अगर यही हाइड्रोजन इस कार्बन पे आता, मींस अगर हमारे पास हाइड्रोजन का कोऑर्डिनेशन जिस कार्बन पे हुआ है उससे अलग कार्बन पे होता तो हमें ब्रांच्ड एल्डिहाइड मिलता, बट अभी हम लीनियर एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है, हमने भी सिर्फ एल्कीन को ऐड किया है, एल्कीन जाके कोऑर्डिनेट कर गई, 16 से 18 इलेक्ट्रॉन स्पेशेस बन गई। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है, हाइड्रोजन माइग्रेट करके गया है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन माइग्रेट करके जाएगा उससे अलग वाला कार्बन, उससे दूसरा कार्बन जो है वो कोबाल्ट के साथ लगेगा। तो इसको हम एक बार अगर अच्छे से देखें तो देखो हाइड्रोजन माइग्रेट करके किस कार्बन पे गया है, इसको मैं रेड से शो करती हूँ, हाइड्रोजन माइग्रेट करके इस कार्बन पे गया है और कोबाल्ट के साथ ये वाला कार्बन अटैच हुआ है। तो देखो कोबाल्ट के साथ ये वाला कार्बन CH2 अटैच हुआ है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इस CH के पास गया है, तो ये बन गया CH2 और ये है R, राइट। तो यहाँ से हमारे पास जनरेशन होगी लीनियर एल्डिहाइड की। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया, इसके बाद वेकेंट साइट आ गई। अब यहाँ पे एडिशन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, मींस हमने इसमें CO को ऐड किया है। अब CO ऐड होके कहाँ जाएगी, जो भी कोबाल्ट के साथ जो वेकेंट साइट है वहां जाएगी। तो इसको देखो हमारे पास है कोबाल्ट, CO3 ऑलरेडी पड़ा है, ये CO जो हमने ऐड किया है वो आया है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है CH2 CH2R। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, ये 16 इलेक्ट्रॉन से फिर से बन गई 18 इलेक्ट्रॉन स्पेशेस, राइट। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन होगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं पहले, माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका कहाँ होगा, ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके CO के पास चला जाएगा और फिर कोबाल्ट के पास फिर से एक वेकेंट साइट बच जाएगी, राइट। तो हमारे पास माइग्रेटरी इंसर्शन किसका हुआ है, माइग्रेटरी इंसर्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप टू CO। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, CO3, CO तो ऐसे कैसे रहेगा, इसके साथ अब एक साइट वेकेंट होगी, राइट, क्योंकि ये माइग्रेट कर गया एल्काइल ग्रुप और यहाँ पे हमारे पास बन गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लगा है CH2R, राइट। दिस इज माइग्रेटरी इंसर्शन। अब इसके पास जो वेकेंट साइट आई है इसकी वजह से फिर से बन गया 16 इलेक्ट्रॉन स्पेशेस, राइट। अब नेक्स्ट क्या होगा, हम इसमें ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, बिकॉज हमारा प्रोसेस है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हम क्या लेके चलते हैं, एल्कीन को लेके चलते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल, कैटलिस्ट में ऐड करेंगे। माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद हमने CO और H2 को ऐड करना है, मींस पहले स्टेप में एल्कीन जाएगी, दूसरे स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, तीसरे स्टेप में हाइड्रोजन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हम ऐड कर चुके हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन हो चुका है, अब हाइड्रोजन को ऐड करने की बारी है। जब हमने हाइड्रोजन को ऐड किया तो देखो वो किस तरह से होगा, इसको हम यहां से शो करते हैं। CO3 ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, कोबाल्ट है, अब यहाँ पे ये वाला पूरा ग्रुप ऐसे कैसे पड़े, C डबल बॉन्ड O CH2R और इसके साथ हाइड्रोजन आके इस तरह से लग गया है। ये इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिग्मा बॉन्ड डोनर होता है, तो इसको मैं इस तरह से भी शो कर सकती हूँ, इस तरह से हाइड्रोजन आके लग गया है और ये हमारे पास बन गया है फिर से 18 इलेक्ट्रॉन स्पेशेस, राइट स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास फिर से ये हमारे पास जो हाइड्रोजन की एडिशन हुई है इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव एडिशन स्टेप भी कहते हैं, बिकॉज 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन बना है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 से इंक्रीज हुआ है, इस वजह से इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन लास्ट स्टेप है जहां से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं हमें। होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करके इस पे जाती है और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कोबाल्ट के साथ जाता है, मींस कोबाल्ट के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास जाएगा और हमें एल्डिहाइड मिलेगा। एल्डिहाइड देखो किस तरह से मिलेगा, C डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, हाइड्रोजन माइग्रेट करके आ चुका है और यहाँ से CH2R पहले से पड़ा है और अब जो बच गया वो हमारे पास बचा है CO थ्राइस COH, मींस हमारे पास कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो गया है, राइट। कैटलिस्ट की रीजनरेशन हो गई है लास्ट स्टेप में रिडक्टिव एलिमिनेशन में, मींस जहां से हम लेके चले थे वो हमें मिल गया है, साथ में हमें प्रोडक्ट मिल गया है विच इज लीनियर एल्डिहाइड। अगर मैं इसको समराइज करूं तो देखो स्टेप्स की फॉर्म में याद रखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, हमने ट्रू कैटलिस्ट लेना है। उससे भी पहले मैं एक बार रिएक्शन लिख देती हूँ। हाइड्रोफॉर्माइलेशन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे पास एल्कीन होगी, एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2। हाइड्रोफॉर्माइलेशन मींस हमने हाइड्रोजन और CO को ऐड करना है, राइट।
इसमें हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले CO को लिख दो फिर H2 को लिख दो। बात एक ही है, हमने H2 और CO को ऐड करना है। किसकी प्रेजेंस में करना है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और कैटलिस्ट हमारे पास है HCOCO3 विच इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। उसके बाद हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड दो तरीके से मिलेंगे, एक ब्रांच्ड और एक लीनियर। तो RCH2 CH2 CH2 ये हमें मिलता है लीनियर एल्डिहाइड। और दूसरा हमें मिलता है ब्रांच्ड, जो इस तरह से होता है RCH CHO CH3। तो ये हमें मिलता है ब्रांच्ड एल्डिहाइड। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। तो हमने इसके बाद देखी थी कैटालिटिक साइकिल। तो कैटालिटिक साइकिल के ना स्टेप्स हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले स्टेप में देखो हमारे पास एल्कीन और कैटालिस्ट जो है, जो एल्कीन है वो जाके कैटालिस्ट के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। जो कैटालिस्ट है हमारे पास HCOCO3, ये हमारे पास है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हमने ये लिया, हमने इसमें एल्कीन को ऐड किया, एल्कीन जाके कोऑर्डिनेट हो जाएगी। तो हमारे पास पहला स्टेप है एल्कीन कोऑर्डिनेशन। एल्कीन कोऑर्डिनेशन से हमें मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसी एल्कीन कोऑर्डिनेट होगी, सेकंड स्टेप में हमारे पास होगा माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका माइग्रेशन कहाँ होगा? हाइड्रोजन का इंसर्शन होगा। कहाँ पे? एल्कीन पे। हाइड्रोजन इंसर्ट होगी एल्कीन में जाके, ये होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। यहां से हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज मिलेंगी कि हमें लीनियर एल्डिहाइड भी मिल सकता है, हमें ब्रांच्ड भी मिल सकता है। तो अगर हम लीनियर वाले केस को लेके चलेंगे तो देखो सिमिलर स्टेप्स पे हम ब्रांच्ड भी बना सकते हैं, बट हम लीनियर ज्यादा प्रेफरेबल करते हैं। तो हमने कैटालिटिक साइकिल भी एक तरह से लीनियर के लिए बनाई है। तो माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या हुआ? हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया एल्कीन के पास। दो केसेस पॉसिबल हैं जिसमें से हम लीनियर को स्पेसिफिकली लेके चले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आफ्टर माइग्रेटरी इंसर्शन हमारे पास सेकंड स्टेप में माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद हमारे पास मिला है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। देखो जब हमारे पास हुआ माइग्रेटरी इंसर्शन, हमारे पास था HCOCO3, इसके साथ हमारे पास लगी हुई थी एल्कीन इस तरह से। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से हमारे पास एल्कीन लगी हुई थी। अब ये जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करके गया है इस कार्बन पे, और जो कोबाल्ट के साथ ये वाला कार्बन बॉन्ड कर गया है। राइट, मींस जो यहाँ पे हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थी, अब हाइड्रोजन के माइग्रेशन की वजह से ये बन गई है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मींस थर्ड स्टेप में हमारे पास फिर से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मिल गई है। राइट, ड्यू टू माइग्रेटरी इंसर्शन जो हाइड्रोजन उठ के गया है, तो हाइड्रोजन की जो सीट है वो हो गई हमारे पास वेकेंट, और यहाँ पे CO3 ऑलरेडी लगे हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास मिला है इसके साथ लगे CH2CH2R। ये हमारे पास स्पीशीज आई है। अब यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हम CO को ऐड करेंगे, ताकि क्योंकि हाइड्रोफॉर्माइलेशन में हमने CO और H2 को ऐड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जब CO को ऐड किया तो वो इस वेकेंट साइड पे जाएगा, तो हमें मिलेगा 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जो हमें इस तरह से मिलेगी CO कोबाल्ट CO थ्राइस, और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है CH2CH2R। ये हमारे पास है 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आफ्टर एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में फिर से होगा माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका कहाँ पे होगा? माइग्रेटरी इंसर्शन एल्काइल ग्रुप का होगा CO के पास। मींस एल्काइल जो है ये पूरा एल्काइल ग्रुप माइग्रेट करके CO के पास चला जाएगा। तो हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O, और ये सारा ग्रुप साथ में लगा हुआ है CH2CH2R कोबाल्ट। अब ये जो जहां पे एल्काइल ग्रुप था, माइग्रेटरी इंसर्शन से हमेशा एक साइट वेकेंट हो जाती है। जो साइट वेकेंट होगी इसकी वजह से फिर से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया। अब इस साइट को फुलफिल करने के लिए हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐड किया हाइड्रोजन। जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड होगा, इस स्टेप में हम दिखा देते हैं। हाइड्रोजन इस तरह से ऐड होगा क्योंकि सिग्मा डोनर है। तो यहां से हमारे पास फिर से बन गया 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हाइड्रोजन के ऐड होने के बाद। उसके बाद जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है ना, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो एल्डिहाइड रिमूव होगा उसे बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन से ये जो पूरा का पूरा जो कैटलिस्ट है, ट्रू कैटलिस्ट, वो रीजनरेट हो जाएगा HCOCO3, और हमारे पास एल्डिहाइड मिल जाएगा। मींस ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के पास चला जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस कोबाल्ट के पास चला जाएगा। इसे बोलते हैं हम रिडक्टिव एलिमिनेशन। और रिडक्टिव एलिमिनेशन से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा एल्डिहाइड RCH2CH2CH2, जिसका एल्कीन के कंपैरिजन में एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है। तो इसे हम बोलते हैं कैटालिटिक साइकिल ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन और ऑक्सो प्रोसेस। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप हमारे पास है एल्कीन कोऑर्डिनेशन। इस तरह से याद रखना, पहला स्टेप है एल्कीन कोऑर्डिनेशन। दूसरा स्टेप हमारे पास है माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका कहां पे माइग्रेशन हो रहा है? हाइड्रोजन का माइग्रेशन हो रहा है एल्कीन के पास।
तीसरा स्टेप है हमारे पास एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एडिशन ऑफ CO। फोर्थ स्टेप है हमारे पास फिर से माइग्रेटरी इंसर्शन। माइग्रेटरी इंसर्शन किसका, कहां पे, एल्काइल ग्रुप का CO के पास, एल्काइल ग्रुप का CO के पास। फिफ्थ स्टेप है हमारे पास स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। और लास्ट स्टेप है हमारे पास रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहां से रिडक्टिव एलिमिनेशन से हमें ट्रू कैटलिस्ट रीजनरेट होके मिलेगा और हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा यानी कि एल्डिहाइड मिलेगा। तो हमें क्या करना है, मेन ये स्टेप्स याद रखने हैं, राइट। तो दिस इज कैटालिटिक साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक विच इज ड्रॉबैक्स ऑफ दिस कैटलिस्ट, ड्रॉबैक्स ऑफ HCO3। इसके ना दो ड्रॉबैक्स हैं, और ड्रॉबैक्स मींस इसकी दो लिमिटेशंस हैं। पहली बात तो इस कैटलिस्ट के साथ हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर प्रोवाइड करना होता है, और दूसरी बात लीनियर और ब्रांच्ड की जो रेशो है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती, लीनियर रेशो ब्रांच्ड भी कम होते हैं। देखो लीनियर रेशो ब्रांच्ड होते हैं 4:1, मींस हमें ज्यादा लीनियर चाहिए जो है, बट स्टिल हम इसकी रेशो को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर हम नहीं देना चाहते। इसकी वजह से हमें कैटलिस्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास आती है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट, जो हमें दी थी विल्किंसन ने। उसके बाद आता है विल्किंसन। विल्किंसन ने हमें सजेस्ट किया कि ये वाला जो कैटलिस्ट है कौन सा, HRHCO PPH3 ट्वाइस, ये जो कैटलिस्ट है इसके साथ ये विल्किंसन ने दिया था, इस कैटलिस्ट के साथ हमें बहुत ही लो टेम्परेचर प्रेशर देना पड़ेगा, मींस 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm कंडीशंस पे भी रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोफॉर्माइलेशन हो जाएगी। और जो लीनियर और ब्रांच्ड का रेशो है वो भी बहुत ज्यादा है, कि जो ब्रांच्ड जो लीनियर प्रोडक्ट है वो हमारे पास 20 टाइम्स ज्यादा मिलता है ब्रांच्ड से, यहाँ पे सिर्फ 4 टाइम्स था, यहाँ 20 टाइम्स है अप्रोक्सीमेटली। तो ये विल्किंसन का कैटलिस्ट ध्यान में रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम इसकी बात करें, देखो रोडियम भी कोबाल्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका एक है हाइड्रोजन का, कार्बोनिल के 2 हैं, और PPH3 के भी 2 होते हैं, तो 2 टाइम्स 2। अगर हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 + 1 10 12 और ये 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज है। इस कैटलिस्ट को ध्यान रखना, विल्किंसन ने स्पेशली कैटलिस्ट दिया था। तो हमारे पास क्या हुआ, ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स में हमने क्या बात स्टडी की कि इस कैटलिस्ट को HCO थ्राइस, इस कैटलिस्ट को बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, और लीनियर और ब्रांच्ड की रेशो भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो हमारे पास मॉडिफाइड कैटलिस्ट आता है, जो कि हमें सजेस्ट किया था विल्किंसन ने। विल्किंसन ने जो कैटलिस्ट दिया था वो था HRHCO PPH3 ट्वाइस। ये कैटलिस्ट हमें दिया था विल्किंसन ने, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशंस पे, ऑप्टिमम कंडीशंस पे काम करता है, और लीनियर की रेशो जो है वो बहुत ज्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ज्यादा होती है ब्रांच्ड से। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर हाइड्रोफॉर्मेलेशन और ऑक्सो प्रोसेस। आई होप कि प्रोसेस क्लियर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आज के लेक्चर क्लियर होगा। इफ यू गाइज लाइक आवर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।